हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे, इसके भाग 2 में आज हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के भाग में हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि संविधान क्या है और संविधान की किसी राष्ट्र को क्यों आवश्यकता पड़ती है। इस बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज के इस भाग में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का जो संविधान है उसके निर्माण की क्या प्रक्रिया रही, भारत में संवैधानिक विकास के जो विभिन्न चरण रहे वो किस तरीके से भारत में संविधान का विकास हुआ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, यदि हम भारत में संवैधानिक विकास की बात करें तो आधुनिक जो संविधान है उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटिश काल से ही प्रारंभ हो चुकी थी। भारत में सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत आई और उसने भारत आने के बाद कुछ ही समय के पश्चात भारत के एक बृहद हिस्से में कब्जा कर लिया। इसकी शुरुआत 1757 में हुई प्लासी के युद्ध और 17 से हुई बक्सर के युद्ध के पश्चात भारत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे जो कंपनी थी उसका प्रसार भारत में होने लगा। तो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको संसद के नियंत्रण में लाने के लिए सर्वप्रथम 1773 में ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया और इस रेगुलेटिंग एक्ट को भारत में एक तरीके से जो आधुनिक संविधान हमारा है उस संविधान की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। रेगुलेटिंग एक्ट को ही प्रथम जो लिखित संवैधानिक शुरुआत के रूप में देखा जाता है, जिसके माध्यम से जो ब्रिटिश शासन था उसने भारत में कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, उस पर जो है नियंत्रण लगाने का प्रयास किया और उसको संसदीय नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। इसके पश्चात निरंतर जो ब्रिटिश शासक थे उनके द्वारा भारत में आप कह सकते हैं कि अपनी कंपनी को मजबूत करने और उस पर नियंत्रण स्थापित करने और खास तौर पर अपने हितों की पूर्ति के लिए समय समय पर भारत में विभिन्न संवैधानिक सुधार किए गए। हालांकि ये जो भी संवैधानिक सुधार थे उनके पीछे कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश क्राउन था, उसके हित जुड़े हुए थे। यदि हम इन सुधारों की बात करें तो एक लंबा समय ऐसा रहा जिसमें समय समय पर विभिन्न एक्ट, अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए और उन अधिनियमों और उन जो नियम थे उनको भारत में लागू करने का काम किया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी नियम, अधिनियम जो है भारत में लागू किए गए वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश हितों की सुरक्षा के लिए थे। हालांकि इसी दौर में भारत में भी भारतीयों के द्वारा संविधान की मांग उठाई गई। भारत के जो राजनीतिज्ञ थे उनके द्वारा भारतीय लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए समय समय पर संविधान निर्माण की मांग भारतीयों की इच्छा अनुसार हो, ये मांग उठाई गई, जिस पर हम चर्चा करेंगे। यदि हम ब्रिटिश संवैधानिक विकास की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला प्रयास माना जाता है जहां से भारत में जो संवैधानिक प्रक्रिया का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद कुछ जो है अधिनियमों पर हम चर्चा करते हैं जो समय समय पर आए और जिन्होंने भारत में जो सुधार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संवैधानिक सुधार में। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, जिसके माध्यम से चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833
इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1858, जिसके माध्यम से जो ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से अपने हाथ में ले लिया। तो इस तरीके से यह पहला ऐसा अधिनियम था उस समय कि जिसमें जो कंपनी का जो पूर्व में नियंत्रण था, उस नियंत्रण को जो है अब भारत पर जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व स्थापित हुआ। इसके पश्चात भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी हम जानते हैं। इसी तरीके से भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और भारत शासन अधिनियम 1935। ये कुछ ऐसे अधिनियम हैं जिनके माध्यम से जहां भारतीय लोगों के द्वारा जो आंदोलन स्वतंत्रता के लिए चल रहा था, भारत के लोगों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए चल रहा था, इन अधिनियमों के माध्यम से जहां ब्रिटिश शासन के द्वारा अपने हितों की पूर्ति की गई, वहीं जो भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए समय समय पर उनकी विभिन्न मांगों को मानने का काम भी जो है इन अधिनियमों के द्वारा किया गया। भारतीयों द्वारा यदि हम जो है संवैधानिक जो विकास की मांग हो या जो संविधान सभा की मांग के बारे में जो भारतीयों के द्वारा यदि हम बात करें, तो सर्वप्रथम जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में अपने स्वराज विधेयक के माध्यम से यह प्रथम प्रयास किया गया कि जब उनके द्वारा भारतीयों को के लिए जो है संविधान निर्माण की बात को की मांग की गई, तो यह प्रथम प्रयास माना जाता है कि जब भारतीयों के द्वारा अपने संविधान निर्माण की मांग उठाई गई। इसके पश्चात 1922 में गांधी जी ने भी इस बात का समर्थन किया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छा के अनुकूल किया जाना चाहिए। तो गांधी जी भी इस बात के समर्थक रहे कि भारतीय लोगों को अपनी जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उसके अनुसार जो है भारतीय लोगों को अपने संविधान के निर्माण का मौका मिलना चाहिए। इसका समर्थन महात्मा गांधी जी के द्वारा भी किया गया। इसके पश्चात 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई, इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का यह पहला लिखित संविधान बनाया गया जिसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ डोमिनियन स्टेट के प्रावधान रखे गए। तो यह पहला प्रयास किसी भारतीय के द्वारा, या हम कहें कि भारतीयों के द्वारा किया गया, जिसमें एक संविधान निर्माण की बात, संविधान का निर्माण किया गया। तो इससे भारतीयों में इस बात का जो है आशा जगी, हम कह सकते हैं कि भारतीय जो है अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं। जहां ब्रिटिश ये मानते थे कि भारतीय इस योग्य नहीं है कि वो अपने संविधान को बना सकते हैं, तो इस रिपोर्ट के माध्यम से भारतीयों में यह जो है विश्वास जागृत हुआ कि हम अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं। इसके पश्चात सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ, जिसमें उसके द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, और यह एक महत्वपूर्ण मांग थी कि इनके द्वारा प्रत्येक 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के निर्माण की बात की गई। यह कांग्रेस के मंच पर पहली बार यह प्रयास किया गया कि उनके द्वारा संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। यह मांग जो है कांग्रेस के मंच पर हुई। इसी तरीके से निरंतर जो है भारतीयों के द्वारा संविधान, इसके पश्चात संविधान सभा के गठन और भारतीयों को संविधान निर्माण का मौका मिलना चाहिए, ये मांग निरंतर आगे बढ़ते रही। और इसी मांग को देखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1946 में जो भारतीयों की निरंतर स्वतंत्रता और जो है संविधान निर्माण की मांग चली आ रही थी, इस मांग को देखते हुए ब्रिटिश संसद के द्वारा
एक मिशन भारत भेजा गया, इसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इसमें 3 सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। सर पैट्रिक लॉरेंस जो है इस मिशन के अध्यक्ष थे। इनका मुख्य कार्य था कि भारत में जो संविधान निर्माण की जो मांग है, जो क्या भारतीयों को ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो संविधान सभा का गठन करें। क्या भारतीय अब जो है इस स्थिति में है कि वो अपने संविधान का निर्माण कर सकते हों, इस बात की जांच करने के लिए यह मिशन भारत भेजा गया। और कैबिनेट मिशन के सुझाव पर ही भारतीयों द्वारा संविधान सभा के गठन की शुरुआत की गई। कहीं न कहीं जो कैबिनेट मिशन था उसके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत में जो है संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन किया जाना चाहिए और भारत के लोग अब इस स्थिति में हैं कि वो संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर ही भारत में जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सीटों में से 296 जो सीटें थी, जो सीटों का विभाजन रहा वो इस तरीके से था कि कुल जो है संविधान सभा के लिए 389 सीटों पर जो है चुनाव होना था, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित की गई थी और जो 4 सीटें थी वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को और 93 देशी रियासतों को जो है बांटी गई थी, जिसमें से 296 जो सीटें ब्रिटिश प्रांतों को थी उसमें से जो है इन सीटों पर चुनाव होना था और प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सीटों सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें 208 सीटों पर कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई, 73 पर जो है मुस्लिम लीग को सफलता मिली और 15 सीटों पर जो अन्य दल थे और अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो निर्वाचित हुए। इस तरीके से जो है जो प्रथम चुनाव है कैबिनेट मिशन के सुझाव के पश्चात वो संपन्न हुए। जो प्रत्येक प्रांत में जो सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में मुसलमान, सिख और सामान्य में जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में इनका विभाजन किया गया था और प्रांतीय विधानसभाओं के जो आप कह सकते हैं कि जो सीटों का जो जनसंख्या का अनुपात रखा गया था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन जो है इस चुनाव का आधार रखा गया था। तो इस तरीके से प्रथम जो है चुनाव संपन्न हुए और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके पश्चात जो संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका जो निर्वाचन हुआ वह विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया। तो इस तरीके से जो संविधान सभा के सदस्य इस जो है चुनाव के बाद जो संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव किया गया वो हम कह सकते हैं कि जो विधानसभा के जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके जो सदस्यों के द्वारा जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति समानुपातिक मत पद्धति के द्वारा जो सदस्यों को चुनकर संविधान सभा में भेजा गया। तो इस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें संविधान सभा के जो वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अध्यक्ष बनाया गया। वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके अगले दिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक आयोजित की गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और जो संविधान के सलाहकार थे BN राव, उनको जो है संविधान का सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को अगली संविधान सभा की अगली बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसमें संविधान की सभी आकांक्षाएं और
मूल्यों को स्थान दिया गया था कि भारत के लोग जो है किस तरीके का संविधान चाहते हैं, किस तरीके के संविधान को हम जो है स्थापित करना चाहते हैं। ये सारी जो है कहीं ना कहीं इसमें वो सभी आकांक्षाएं समाहित थी जो आज हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और सर्वजनीय पहचान की जो ये बुनियादी प्रतिबद्धताएं हैं, ये कहीं ना कहीं उस समय ये हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में दिखाई दे रही थी। उस उद्देश्य प्रस्ताव में इनका उल्लेख किया गया था जो आगे चलकर हमारे संविधान का हिस्सा बनी। तो इस तरीके से 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जहां से जो उद्देश्य, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे, उन लक्ष्यों को हम आगे बढ़ाने का जो है प्रयास हमारे द्वारा यहाँ पर हुआ। इसके पश्चात संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न कमेटियां गठित की गई। इन कमेटियों को संविधान निर्माण की जो विभिन्न, हम कह सकते हैं कि विभिन्न हिस्सों की जिम्मेदारियां इनको प्रदान की गई, जिनमें जो कुछ मुख्य समितियों के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। जिसमें प्रारूप समिति थी, जिसके जो है अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके द्वारा संविधान के प्रारूप का निर्माण किया गया और संविधान के प्रारूप को जो है अंतिम रूप देने का प्रयास इस समिति के द्वारा किया गया। इसके अलावा संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। झंडा समिति, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से विभिन्न समितियों का गठन संविधान निर्माण के दौरान हुआ और इसमें से जो प्रारूप समिति हमारे लिए उपयोगी है, जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिनको संविधान निर्माता के रूप में भी हम जानते हैं। तो इस तरीके से जो इस ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, उसके जो अन्य सदस्य थे, एन गोपालस्वामी अयंगर, ये आज़ादी के पहले कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास में एडवोकेट जनरल ये हुआ करते थे। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी साहित्यकार ये थे। बीएल मित्र एडवोकेट ये थे। डीपी खेतान प्रसिद्ध वकील ये भी थे। बीएल मित्र जो थे एडवोकेट जनरल थे। तो इस तरीके से ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। बाद में इसमें जो है कुछ संशोधन भी हुए। जो बीएल मित्र की जगह जो है एन माधव राव को शामिल किया गया और डीपी खेतान की जगह जो है डी कृष्णामाचारी को जो है सदस्य बनाया गया। तो इस तरीके से ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसका कार्य जो है संविधान के ड्राफ्ट पर काम करना था। किंतु जब हमारे संविधान सभा का गठन किया गया 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली बैठक हुई थी। तो इसी बीच हमें जो है जो विभाजन को लेकर भी प्रस्ताव आया। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों को 389 से घटाकर जो है 324 इनकी संख्या नियत की गई। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब भारत विभाजित हो गया, विभाजन के बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, तो दिसंबर 1947 को यह सदस्य संख्या 299 निर्धारित की गई। तो इस तरीके से संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या यह जो है घटकर अब जो है 299 हो गई। तो इस तरीके से संविधान सभा में के सदस्यों की संख्या में भी जो है परिवर्तन हुआ। यदि हम संविधान के निर्माण की बात करें तो संविधान की जो 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक के बाद जो प्रक्रिया आगे बढ़ी थी, वह भविष्य में 3 वाचनों से होकर गुजरी, जहां पर जो है इन 3 वाचनों के अंतर्गत 9 नवंबर 1948 से 14 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन हुआ, जहां पर जो है संविधान के विभिन्न विचार प्रावधानों पर गहन विचार विमर्श किया गया। द्वितीय वाचन 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ, 1949 तक। और तृतीय वाचन जो है 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक
ये प्रतिवाचन हुआ। तो यह वाचन से मतलब है कि यहाँ पर जो है विभिन्न जो संविधान के प्रावधान थे, जो विभिन्न बिंदु थे, उन पर जो है गहन विचार विमर्श यहाँ पर किया गया। तो इस तरीके से एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय के बाद जो है यह संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ। संविधान सभा के द्वारा एक संविधान का निर्माण किया गया। 166 दिनों तक जो है इस संविधान निर्माण के लिए बैठकें की गई। लगभग 6.4 करोड़ जो है रुपया इसके लिए व्यय किया गया। इतना व्यय जो है इस संविधान के निर्माण में हुआ और एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात 26 नवंबर 1949 को जो है 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद इस संविधान को जो है हम लोगों ने स्वीकार किया। किंतु 26 नवंबर 1949 को इसके लगभग जो है 15 अनुच्छेद ही इसके लागू किए गए। अंतिम रूप से जो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी चुना गया। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और जो भारत का संविधान बना उस समय इस संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां इसमें थी और यह इस तरीके से विश्व का सबसे बृहद संविधान बनकर 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। वर्तमान में इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और जो 22 भाग हैं ये कई भागों में आज जो है ये बढ़ चुका है और कई अन्य जो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद और प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। तो इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। तो कभी आप लोगों से ये प्रश्न भी इसके अंतर्गत पूछा जाता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया। तो 26 जनवरी को भारतीय संविधान को लागू करने के पीछे एक महत्वपूर्ण बात थी। यह 26 जनवरी की जो तिथि थी वो बहुत भारत में ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तिथि थी। 26 जनवरी 1929 को ही जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नेतृत्व में रावी नदी के तट पर जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि हम कि पूर्ण स्वराज की मांग उनके द्वारा की गई थी और उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि हम जब तक जो है आज़ादी को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक जो है हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। इस ऐतिहासिक लम्हे के कारण इस तिथि को बनाए रखने के लिए या इस तिथि को अक्षुण्ण रखने के लिए, इस तिथि की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। तो इस तरीके से एक बृहद संविधान भारत का बनकर तैयार हुआ। तो आज की कक्षा में विद्यार्थियों हम लोगों ने संविधान निर्माण की क्या प्रक्रिया रही, किस तरीके से भारत के संविधान का निर्माण हुआ, इस पर चर्चा की। आने वाले कक्षा में हम इससे आगे भाग पर इसके जो अन्य इसके बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं।